नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, बदलते दौर के बच्चे। पूजा लगभग समाप्ति की ओर थी कि एकाएक नौकर दौड़ते हुए आकर सेठ नागमणि के कान में कुछ बुदबुदाया और वे द्वार की ओर सरपट लपक पड़े। देखा, एक ब्रह्मतेज स्वरूप महात्मा द्वार पर पधारे हैं। उचित आसन स्वागत सत्कार ग्रहण करने की विनती पर वे नागमणि से हल्का खींचकर बोले, राजन, रास्ता रोक कर खड़े हो, फिर कैसे विराजने की बात करते हो। नागमणि ने एकाएक अपनी भूल सुधारते हुए दोनों हाथ स्वागत हेतु बढ़ा दिए, परंतु महात्मा द्वार से आगे नहीं बढ़े और पुनः बोले, राजन, धरती पर वही इंसान श्रेष्ठ है जो कथनी और करनी को एक कर दे। फिर चाहे वो लुटेरा हो या महात्मा, ज्ञान दोनों से लिया जा सकता है। तुमने शिवार्चना समाप्ति से पूर्व आसन तज कर ये पूजा खंडित कर ली है। इसका प्रतिफल तुम्हें मिले न मिले, किंतु मुझे तुम्हारे माथे की रेखाएं स्पष्ट संकेत दे रही है कि तुम्हारा ये धन धान्य से भरा वैभव तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल है। लेकिन तुम्हारा पुत्र निरुक्त कर्म को अपनाकर तुम्हारे कर्म का अनुसरण नहीं कर पाएगा, जो घर में बड़े कलह का कारण बनेगा, और इसका कारण एक विजातीय कन्या होगी। भयग्रस्त नागमणि जब तक पसीना पोंछकर उनसे कुछ उपाय पूछने को हुए, महात्मा अपना चिमटा चिंघाड़ते हुए मुड़ गए। फिर तो संकित सेठ नागमणि का तन मन इस आयोजित महाभक्ति में तो क्या, सामान्य जीवन में भी ठीक से नहीं रमा। लेकिन उन्होंने इस बात को घर बाहर कहीं भी उजागर नहीं किया। अपने व्यथित मन से जब उन्होंने बड़े होते पुत्र के विवाह की बात घर पर छेड़ी, तो पत्नी ने बदलते जमाने के साथ कम से कम 18 साल पार करने के पक्ष में होकर उन्हें वो ताने मारे कि वे फिर विवाह की बात भुला ही बैठे। बस मन की तसल्ली के लिए जब तब पुत्र के मन को किसी बहाने से टटोल कर जानने की कोशिश में जरूर लगे रहते। क्यों, आगे जीवन चलाने के लिए क्या करना है? मेरा ही ये कारोबार संभालोगे या कुछ और? आजकल गाने बहुत सुन रहे हो, क्या कुछ नया करने का इरादा है, इत्यादि। परंतु पुत्र के मुंह से घर का ही कारोबार संभालने की बात सुनकर वे बड़े प्रसन्न हो जाते। अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा महसूस होता, इसमें नृत्य तो बहुत दूर, उसकी सोच तक नहीं है। ये कहाँ और कैसे सच हो सकता है? कभी कभी तो पुत्र झुंझलाकर जवाब दे जाता, पिताजी, मुझे देखते ही एकाएक ये आप क्या पूछने लगते हैं? क्या इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, घर में खाली बैठा हूँ इसलिए? माँ बीच में बोल पड़ती, ऐसा नहीं है पुत्र, मुझे आजकल तुम्हारे पिताजी का कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा है। फिर पति से तुनक कर बोलती, किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे कि हम लोगों को भी साथ में बीमार करेंगे। खबरदार, जो आइंदा घर का रेडियो बंद किया और मेरे पुत्र से दोबारा ये सब पूछा तो, वरना आजीवन मायके में ही रहकर दम तोड़ूंगी। अरे वैसे ही सिर दर्द के मारे मरी रहती हूँ, कुछ राहत विविध भारती से मिलती है तो वो भी तुम बंद कर देते हो। एकाएक घर का माहौल कुछ देर बदल जाता और फिर सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते। कभी होनी और अनहोनी आपस में संसार भर का फासला लिए रहती है, तो कभी कदम भर का भी नहीं। सारी सुख सुविधाओं में पला सेठ नागमणि का इकलौता पुत्र देवकर्ण यूं तो किसी बुरी आदत का लती नहीं था, पर एक रोज केसर बाग की गलियों से होकर निकलते समय उसके कानों में ऐसी मधुर झनकार पड़ी कि वह बरबस उसी ओर मुड़ता चला गया और एक कथक प्रशिक्षु के रूप रंग उसकी नाजो अदाओं का अपने पर ऐसा नशा चढ़ा गया कि फिर महीनों केसर बाग की दरों दीवारों में उस केसर को अपना बनाने का जुनून सिर पर लिए ढूंढता रह गया और किसी तरह इतना पता लगाने में कामयाब हो गया कि वह उसी परिसर के अंदर गुरु के साथ रहती है, परंतु उसका बाहर निकलना ना के बराबर ही रहता है। अब वह क्या कर सकता था? देश तालाब को उसने बड़ी तन्मयता से खोज निकाला, उसका जल ही उसके नसीब में नहीं। हद तो तब हो गई जब किसी सूरते हाल काम न बनता देख वह अपने पैरों में भी पाजेब चढ़ा लेने की ठानी। अपने दोनों हाथों में पाजेब पुष्प अपर्ण सा भाव लिए थामे गुरु के पास जाकर नतमस्तक हो गया। लेकिन गुरु ने उसे स्पष्ट कह दिया कि तालीम को 2 महीने बीत चुके हैं, ऐसे में अब यह कदापि संभव नहीं। हाँ, यदि तुम में थोड़ी काबिलियत है, तुम वाकई समर्पित हो, तो मेरी एक छोटी सी
तालीम पर ही तुम्हें मंचीय परीक्षा में सफल होना पड़ेगा, तब कुछ संभव हो सकता है। उसने फौरन हामी भर दी। वह काफी प्रसन्न था। आखिर उस परी से मिलने की आशा की कोई तो किरण फूट आई थी। फिर उसने तालीम और अपनी मेहनत के बल पर कुछ पारंगत साथियों के साथ मंच पर कथक की ताल में वो भाव बिखेरे कि स्वयं गुरु ने भी चकित होकर उसे अपना कंठहार बना लिया। जो अपने बचपन में लखनऊ घराने के विश्व प्रसिद्ध कथकाचार्य की उत्तम शिष्या रही थी, अब तो उस रूप मंत्रा से उसका रोज का ही मिलना था। फिर उसी ने ही उसे पाजेब बांधना और नृत्य से पूर्व की सभी आवश्यक क्रियाएं गुरु की आज्ञा पर सिखाई थी। दोनों में दोस्ती हुई और खूब हुई, जो धीरे धीरे विश्वास में भी बदलती गई। उसका नाम नरगिस था। एक शाम कक्षा में गुरु के आने से पहले आपसी परिचय बढ़ाते हुए जब देवकर्ण ने उससे कुछ पूछा, तो उसने बताया कि उसकी अम्मी और गुरु माँ आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं, किंतु एक रोज न जाने किस हत्यारे ने कौन से जन्म का बदला लेकर मेरे अम्मी अब्बा दोनों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया और मैं गुरु माँ के साथ बाराबंकी से यहाँ लखनऊ आ गई। अब यही मेरी सब कुछ है। देवकर्ण अपने परिचय में अभी मुस्कुराकर धीरे से इतना ही बोल पाया था कि आपकी चाहत ही हमें ये नृत्य का शौक लगा गई है। गुरु माँ ने दरवाजे पर से ताथे तथे धातक थूंगा थू थू नाती टेटा कहते हुए आकर सबको सावधान कर दिया और सभी हड़बड़ाकर तालीम में व्यस्त हो गए। उनकी तालीम ऐसी कड़क थी कि किसी को पसीना पोंछने तक का समय न मिलता। फिर उस पर उनकी दो आंखें हजार आंखों की तरह हर वक्त एक एक पर ही टिकी रहती। ऐसे में और कक्षा के उस सीमित समय में देवकंठ के लिए यह भी ध्यान में रखकर सारी बात कर लेना कि कहीं से भी उसे जरा भी बुरा न लगे, यह संभव न था। उसके मन की असल बात मन की मन में दबी जा रही थी और वह बेकार नृत्य में पारंगत हुए जा रहा था। धीरे धीरे वह घर पर गुमसुम सा रहने लगा, किंतु माँ के लाख पूछने पर भी उसने अपने इस कृत्य से घर पर भारी भूचाल लाने का साहस नहीं जुटाया था। घर से तो वह रोज यह कहकर निकलता था कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, और वापसी में डर के मारे अपने पाजेब तक उसी के पास छोड़ आता था। चिंतित माँ उसकी यह दशा देखकर सुबह शाम दूध फल फ्रूट के साथ सूखे मेवे घी में भिगो भिगो कर खिलाने लगी, और पिता उसे कारोबार की नसीहत देकर ये सब फालतू के शारीरिक काम छोड़ने की सलाह देते, पर उसे इसकी परवाह थी कहाँ। वह तो उस गुलाबी रंग में ही खुद कुर्बान हो गया था, जिसके आगे अन्य रंग मानो धूल सा खा गए थे। एक रोज वह कक्षा में ना जाकर उसी परिसर में स्थित दूसरे भवन की छत के एक कंगूरे के नीचे बैठ उसके नाम का एक खुला पत्र यह लिखा, मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा यह साथ इतना कम होता है कि अलग होकर कभी भी मन नहीं लगता है। फिर अब माता पिता को भी धोखे में रखना अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? अपनी तबीयत का कुछ बहाना बनाकर ही सही, मैं पीछे वाले भवन की छत के पीछे की तरफ एक कंगूरे के नीचे बैठा हूँ, पर मैं आपका थोड़ी ही देर इंतजार करूंगा। शायद फिर कभी हमारा मिलना न हो। वह पत्र अपने दोस्त के हाथों उसे भिजवाकर उदास बैठ गया। वो प्रेयसी भी कम कहाँ निकली। पत्र पढ़ते हुए उसे छिपाकर अपने को अचेत ऐसे गिराया कि फिर गुरु माँ से घर जाकर आराम करने की छूट लेकर ही उठी। चिंतित गुरु माँ ने दो लड़कियां उसके मना करने पर भी साथ में घर तक छोड़ने के लिए भेज दी, जो बाहर पैर धरते ही वापस लौट आई और खामोशी से आकर अपनी तालीम में जुट गई। न जाने उन्हें क्या पाठ पढ़ाया था उसने। फिर गुरु माँ ने भी उनसे कुछ नहीं पूछा था। नरगिस लपक कर भवन की छत पर पहुंच गई और कुछ दूरी पर से देवकर्ण को मुरझाई सी हालत में बैठा देख धीरे से बोली, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? देवकर्ण एक क्षण शांत ही रहा, फिर दूसरी तरफ नजरें घुमाकर उसने जवाब दिया, हाँ, पर इसे आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? चिट्ठी तो बड़ी लंबी चौड़ी लिखे थे। आप जरा सी बात पर नाराज होने लगती हैं। यही देख रहा था कि आप मेरे हृदय की गहराइयों से निकली बात को महत्व देती हैं या नहीं, या मेरा मजाक उड़ाकर चली जाती हैं।
हृदय मैं भी रखती हूँ और कान भी। आप बताएंगे? इतना वादा जरूर करती हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई समस्या का हल है तो मैं आपको राहत हर हाल दूंगी। देवकरण उसकी इस मजबूती को देख धीरे से बोला, मेरा पागलपन अब मेरे घर पर ची का जंजाल बनता जा रहा है। नरगिस ने बैठते हुए धीमे स्वर से पूछा, कैसा पागलपन? देवकर्ण एक क्षण उसके चेहरे की तरफ देख फिर उससे नजरें चुराकर बड़े ही धीमे स्वर से बोल पड़ा, आपसे प्रेम हो गया है हमें। और ये अभी से नहीं, उस दिन से है जब हमने पहली बार आपको नृत्य करते देखा था। सच कहूँ, आपको पाने की चाहत में ही हमने अपने पैरों में ये पाजेब बांधी है। आपने बताया तो था, पर शायद आपको हमारी कौम का ध्यान नहीं रहा। ऐसा हो पाना नामुमकिन है। फिर एक लंबी चुप्पी के साथ ही वह खड़ी हो गई। कौम? क्या इंसानियत नाम की कोई कौम नहीं, जहाँ इंसानों में कोई भेदभाव न हो? सच कहूँ तो जो कौम हम ढो रहे हैं वो हम पर पैदा होते ही ला दी गई है, जिस पर इंसान इंसानियत को भूलकर उस थोपी कौम के लिए खून खराबा तक करने को आमादा हो जाता है, जो जीवित है ही नहीं। नरगिस समय अधिक होता देख जाने को तैयार होने लगी। आपके इरादे नेक तो हैं, पर हमें कुछ समय चाहिए जवाब देने के लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ये नृत्य तालीम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। एक दिन कक्षा में जब गुरु माँ ने तालीम की समाप्ति पर अचानक देवकर्ण को रोक लिया तो उसका चेहरा किसी बड़ी आशंका में डूबकर पीला ही पड़ गया और वह अपराधी सा आकर उनके सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। शुरुआत में तो तुमने बड़ी गरीबी दिखाई थी, सुना है अब स्कूटर छोड़कर कार से आ रहे हो। गुरु माँ के मुंह से यह बात सुनते ही मानो उसके अटके प्राण वापस आ गए। वह कुछ बोलता इससे पहले वे पुनः बोली, कल रविवार है, दोपहर में गाड़ी लेकर आओ, जरा मुझे अमीनाबाद तक जाना है। ध्यान रखना 12:15 तक पहुंच जाना। गुरु माँ पूरे अधिकार स्वरूप बोली थी, जिसे देवकर्ण तन मन से स्वीकार कर लिया। परंतु रविवार को घर से गाड़ी निकाल ले आना इतना आसान कहाँ था। उससे तो पिताजी साथ में चलकर कुछ चिकन के माल का हिसाब किताब को भी समझने का करार पहले ही कर चुके थे। दरअसल वे प्रत्येक रविवार को ही चिकन के जमा माल का भुगतान और निरीक्षण किया करते थे और इस कार्य में उन्हें लगभग पूरा दिन लग जाता था। बाकी दिनों वे फर्नीचर के व्यवसाय में ही व्यस्त रहते। देवकर्ण उन्हें छोड़ भी आता और शाम को लौटते समय साथ में ले भी आता। अब वह क्या कहकर गाड़ी ले जाए कि गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। बड़ी दुविधा के साथ आखिरकार किसी तरह उसने माँ से तो इजाजत ले ली, परंतु पिता के सामने उसका सारा बहाना जलकर पानी ही मांग उठा। वे शराब पिलाए घोड़े सा ऐसा बीत के कि अब शांत होंगे तब शांत होंगे की आस टूट गई और माँ को आखिर पानी डालना ही पड़ गया। उस नोक झोंक में माँ की ऐसी जमी की चाबी देवकर्ण के हाथ में आ ही गई। सुबह नागमणि स्कूटर को ही अपनी किस्मत मान उसे स्टार्ट करके अभी बैठे ही थे कि सहसा देवकर्ण के मुंह से, मैं रोज की तरह आज भी आपको लेते आऊंगा की बात सुनकर पुनः कुछ क्षण गमक पड़े और फिर पत्नी को घूरती निगाहों से देख रवाना हो गए। अब शानो शौकत से घिरे लखनऊ के नवाब अपना हाथी घोड़ा छोड़ खच्चर से चलेंगे तो भला किस मूर्ख के दांत नहीं खुलेंगे। पूरा दिन ही जैसे लोगों की हंसती आंखों में कट गया था उनका। उधर देवकर्ण की आज्ञाकारिता पर गुरु माता जितनी प्रसन्न थी, उससे कई अधिक प्रसन्न था देवकर्ण, क्योंकि गुरु माँ के साथ कार में नरगिस भी अमीनाबाद की सैर पर जो निकली थी। अमीनाबाद जैसी तंग गलियों में गाड़ी से उतरकर कभी गुरु माँ पैदल आगे आगे होती तो कभी वे दोनों। कभी गुरु माँ सामने की दुकान की सीढ़ियां उन्हें गाड़ी में ही रोक कर चढ़ जाती और देवकर्ण बातों की झड़ी सी लगा देता, पर बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी। एक जगह पर तो जब गुरु माँ के पीछे नरगिस कार से उतरी तो उसका मलमल का दुपट्टा दरवाजा बंद करते समय उसमें न जाने कैसे फंस गया। इसका पता उसे तब चला जब वो आगे बढ़ने को हुई।
फंसे दुपट्टे से वो अचानक ऐसी खींची कि उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। फिर देवकर्ण द्वारा बड़ी जतन से निकाल लेने पर भी दुपट्टे के उस स्थान पर 2-3 छेद हो ही गए थे। गुरु माँ लरजते हुए बोली, इस लड़के को तो अपना दुपट्टा तक संभालने का शऊर नहीं। देवकर्ण, तुम पकड़ कर चलो। नरगिस अपनी आंखें बेचैन हिरनी सी तन गई और देवकर्ण को हंसी छूट गई। कुछ क्षण पश्चात इसका एहसास होने पर वे खुद ही लजाई सी हंस पड़ी। घर वापसी पर नरगिस को आगे बैठना पड़ गया। गुरु माँ कुछ सामान दुकान पर ही भूल आई थी, जिसकी बिजली घर पर सामान उतारते समय गिरी और उन्होंने देवकर्ण को फौरन वापस जाकर पीछे छूटा सामान ले आने का आदेश भी सुना दिया। परंतु चतुर देवकर्ण बात बनाकर बोला, उस समय तो नरगिस आपके साथ थी, इन्हें पता होगा, साथ भेज दीजिए तो ले आए। मुझे उस दुकान का कुछ ध्यान नहीं। गुरु माँ ने न चाहते हुए भी हामी भर दी और कार आसमानी जहाज बनकर पूरी रफ्तार पकड़ गई। वक्त हसीन तो तभी लगता है जब दिल में किसी के लिए प्यार पनप रहा होता है और हर पल मिलने की आरजू बल खाए सिर चढ़ी रहती है। कहाँ पंसारी की दुकान में कुछ रखा था, वह तो उस छैलवा के कारस्तानी दिमाग का ही कुछ किया धरा था। जो कार उसकी आंखों के इशारे पर सम्मोहित सी होकर भूल भुलैया गोली गारद रेजिडेंसी की मन भावना फिजा की ओर खींच गई। वह ऐसा गदगद था कि मानो उसे यह साथ हमेशा के लिए मिल गया हो। कहीं उन दोनों ने गोलगप्पे उड़ाए तो कहीं घूमते फिरते खूब हंसी ठिठोली की। नरगिस उसके साथ जितनी प्रसन्न लग रही थी उससे पहले कभी नहीं रही थी। वह जब से लखनऊ आई थी बस उसी नृत्य केंद्र के अंदर बंधक सी होकर रह गई थी। परंतु देवकर्ण के साथ लखनऊ की मन भावना खूबसूरती उसके पोर पोर को चहकाकर उसे नई दहलीज के रंग बिरंगे झोंकों में मानो लपेट सी गई थी। वह प्रसन्न इतनी थी कि भूल भुलैया की छत के एक कंगुरे पर खड़ी होकर जब अपने दोनों हाथ पंख से फैलाकर खूब आसमान की ओर उसने निहारा तो एकाएक हल्का सा चक्कर खाकर देवकर्ण की ओर झुक आने पर भी उसे दोहराने से न रुकी। शायद वह इसी आजादी से जितनी प्रसन्न थी उससे कहीं अधिक अपने को उसके साथ सुरक्षित महसूस भी कर रही थी। घबराए देवकर्ण को उसे ऐसा करने में फिर अपना सहारा देना पड़ गया। अब साथ भी देवकर्ण के हाथ में था और हाथ भी। माहौल था उन दरों मोहराबों में लिपटी अथाह मोहब्बत की उड़ती सुगंध का। देवकर्ण का हृदय इस करीबी में थरथराते सा हिलकर भार शून्य हो उठा और एक मीठी सी सरसराहट ने उसके पोर पोर को रिक्त कर फिर उसमें जमाने भर की हसीन खुशियों का प्रबल संचार करके उसे रोमानियत से भर दिया। ऐसे में न जाने कब देवकर्ण का सिर उसके कंधे पर टिक गया। ये उसे भी तब पता चला जब वह नीचे उतरने को हुई और उसने अपना सिर झटके से हटाया था। फिर एक पल लजाते सा बिताकर वह धीरे से विनती स्वरूप बोल उठा, कभी घर पर आइए ना। नरगिस मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में बोली, आपकी शादी पर? वह भी कहाँ कम था। उसी के अंदाज में तपाक से उत्तर दिया, तब तो आप हमेशा के लिए आएंगी, जरा इस बीच का तो बताइए। एक क्षण लजाते हुए सा होकर वह फिर एकाएक बात बदलते हुए बोली, कहाँ गुरु माँ मुझे बाहर जाने की इजाजत देती है, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप हाँ तो करिए। उसने पुनः बातों की दीवार चढ़ा दी। आपके माता पिताजी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आप आइए तो। एकाएक वह कुछ याद सा आकर आश्चर्य से बोल उठी, अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। देवकर्ण मुस्कुराकर बोला, तब तो आपको आना ही पड़ेगा। पर क्या गुरु माँ से आज्ञा ले पाना इतना आसान था, वो भी किसी को घर दिखाने के लिए? फिर वार्षिक समारोह की तिथि नजदीक देख वे सभी को सब कुछ भूलकर अधिक से अधिक अपनी तामील में ध्यान देने का कड़ा आदेश पहले ही सुना चुकी थी। दुर्भाग्य से संयोग भी ठीक तीसरे दिन ऐसा बना कि सारे प्रतीक्षुओं ने कक्षा में अपनी शैतानियों से उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और वे बेतरतीब चीख उठी, अरे घामड़ो, तुम लोग यहाँ शास्त्रीय नृत्य सीखने आते हो कि भड़भुट्टा ही करने आते हो? उनके इस तीखे स्वर के साथ ही कक्षा में वर्षा के बाद सा सन्नाटा पसर गया।
हालांकि अगले ही पल एक लड़के ने मासूमियत से पूछकर माहौल थोड़ा सरल भी बना दिया। ये घामरो और भरभुटा क्या होता है गुरु माँ? उसके बोलते ही गुरु माँ सहित सभी के दांत फिर से दमक उठे, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने सभी को शांत कराकर तत्काल उसे बाहर निकल जाने का कड़ा आदेश भी उग्र रूप से सुना दिया। वह बाहर जाते जाते पुनः उसी तरह बोल पड़ा, बताइए ऐसा क्या पूछ लिया हमने? जब नहीं पता था तभी तो पूछा था। फिर एकाएक गुरु माँ से वापस अपनी जगह बैठने का आदेश सुन वह जैसे ही पीछे मुड़ा और अपनी जगह किसी दूसरे को बैठा देखा तो हल्का सा खींच उठा। कहाँ बैठे देखिए, सब तो मुझे बाहर करने पर तुले हुए हैं। पुनः सभी के होठ फैल गए। तभी दरवाजे पर से एकाएक आवाज आई, साहब ऑफिस में कोई अभिभावक आपसे मिलने आए हैं। वे सभी को तबला मास्टर की निगरानी में एक नृत्य स्टेप शॉप अपने कक्ष में पहुंच गई, परंतु वहां किसी अभिभावक को न पाकर जब वापस लौटने को हुई तो अचानक एक प्रशिशु लड़की तेजी से आकर अस्पताल में भर्ती अपने चाचा की खैर खबर लेने के लिए उनसे छुट्टी दे देने की घोर विनती करने लगी, जिसे उन्होंने तत्कालिक मंजूरी भी दे दी। किंतु जब उसने पैदल रीछा इत्यादि से पहुंचने में देरी का हवाला गिनाकर धीरे से देवकर्ण की बात कही तो वो बिदक पड़ी। अब तुम लोग भी उस बेचारे का खून चूसो, गेट तक भी पैदल नहीं चल पा रहे हैं क्या तुम्हारे पांव? फिर उसकी मरी सी सूरत और चुप्पी देख उन्होंने आज्ञा दे ही दी, लेकिन वह पल के नीचे किए बड़ी चतुराई से पुनः धीमे स्वर से बोली, गुरु माँ इस देरी पर भी वह तो मेरे साथ अकेले जाने से रहा। अगर आप आज्ञा दे तो उसके साथ नरगिस को भी ले जाएं, साथ भी हो जाएगा और घर वालों को कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। गुरु माँ की आंखें एक छड़पीले कद्दू सी चौड़ी हो गई, पर ऐसा वैसा कुछ न बोलकर वे हिदायत के साथ तीखे स्वर सिर्फ इतना ही बोली, जाओ लेकिन वापसी में जो देर हुई तो समझ लेना। कार उस महाअभिनयी लड़की को ठीक उसकी बताई गई जगह पर उतार सर से चौक की ओर मुड़ गई और फिर एक बड़े से गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई। देवकरण अपनी इस सफल चाल पर जितना प्रसन्न था, नरगिस उतनी ही असहज सी थी और यह असहजपन मौन रूप में भी उसके हाव भाव से पूरा झलक रहा था। धीरे धीरे वह देवकर्ण के पीछे उस विशाल घर के अंदर कई घुमावदार रास्ते से होते हुए एक कक्ष में प्रवेश कर गई और कक्ष की सुंदर सजावट देख एकाएक ऐसी मुग्ध हो गई कि नौकर द्वारा प्रस्तुत किए गए नींबू शरबत को देवकर्ण के आग्रह पर भी छोड़ कक्ष को ही निहारती रही। दीवार पर जलता एक बड़ा दिया शाम की अंगड़ाइयों को अपने लहकते प्रकाश से जमा कर रहा था। कमरे के चारों कोनों में करीने से रखे हुए अलग अलग फूलदानों के सुंदर आर्टिफिशियल खिले अधखिले फूल घनी हरी पत्तियों के साथ उस पतित बेला में सीतम ढा रहे थे। बीच में एक कीमती आरामदायक सोफा, एक प्लास्टिक बुनी कुर्सी के साथ एक गोल टेबल जिस पर रखे ताजे फूलों के गुलदस्ते की उड़ती महक मानो किसी को भी अपनी ओर खींच लेने को आतुर सी थी। दीवार पर टंगी एक आदमकद श्वेत श्याम तस्वीर का शीशा दीवट की प्रतिछाया उकेर कर अपनी तरह के प्रकाश से पूरे कमरे को भरमा रहा था। एक छोटी खिड़की जो दरवाजे के ठीक सामने थी बंद थी और उसमें डले कामदानी रेशमी पर्दों के बीच बीच में पड़ी कई चमकदार लड़ियां सितारे सी झिलमिलाकर कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। इस कक्ष की सुंदर सजावट देवकर्ण ने एक इंटीरियर डिजाइनर से कम समय में पूरी करवाई थी। कमरा तो खूब अच्छा सजाया है आपने, ऐसा लग रहा है जैसे चांद सितारों की रोशनी में गहन निशा सांवली होकर रह गई हो। हर एक चीज स्पष्ट न होते हुए भी अपनी अस्पष्टता का आभास आकार के साथ कितनी सुंदर सघन छाया के साथ करा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। वह बड़ी सी तस्वीर किसकी है? वह पूछते ही उसी ओर बढ़ गई। देवकरण ने धीरे से उत्तर दिया, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। वह चौंक उठी, अरे ये तो हमारी है, कहाँ से बनवा ली? इसे उतारिए, आपके माता पिता क्या कहेंगे? देवकरण मुस्कुरा उठा, उन्हें क्या मालूम कि ये आप हैं। वह फिर वापस आते हुए बोली,
कहाँ है वे? अभी तक तो मिलवाया भी नहीं उनसे आपने। देवकरण ने धीरे से उत्तर दिया, वो पूर्णागिरी दर्शन पर गए हैं। सुनते ही एक पल मानो वह ठगी सी खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी सारी प्रसन्नता मौन रूप में ही जैसे चकनाचूर होकर जमीन में धंस गई। लेकिन उसकी आंखें इस अंतर्द्वंद की उठापटक को स्पष्टता से दुष्यांकित कर उठी, जिस पर देवकर्ण ने अपनी पूरी सफाई प्रस्तुत कर फिर उससे कुर्सी पर बैठ जाने की बड़ी याचना के साथ ही एकाएक नौकर को आवाज दी। धीरे धीरे वह फिर देवकर्ण के बाद व्यवहार में घुलती चली गई। नौकर टेबल पर केक लगाकर चला गया। जी बताइएगा, कितनी मोमबत्तियां लगाए? 14 की 20। देवकर्ण ने धीरे से बड़ी अपनत्व भाव से छिपे मजाकिया लहजे से पूछा तो उसको हल्की हंसी छूट गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, 16। केक कट जाने के बाद जब मुबारकबाद के साथ देवकर्ण ने उसे केक का टुकड़ा अपने हाथों खिलाना चाहा तो उसने सकुचाकर उसे अपने ही हाथ में ले लिया और वह अनमना सा होकर एक पल उसकी खूबसूरती को बेहद करीब से निहारने लगा। उसके कपोलों पर ऐसी गजब की लालिमा छाई थी कि मानो वे उसी के गुलाबी दुपट्टे का रंग चुरा गई हो और दिए की झिलमिलाती रोशनी उस रंग को बड़ी खूबी से बिखेर रही हो। उसका बायां हाथ देवकर्ण के हाथ में आ गया था, जिसे उसने छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी की थी और दाएं हाथ में वह केक थामे थी। कुछ क्षण पश्चात जब उसने एकाएक झुकी पल के देवकर्ण की ओर धीरे से उठाई तो वह उसे किसी राजकुमार से कम न दिखा था। रूपवान तो देवकर्ण भी गजब का था ही। फिर उस पल उसकी कुटिल मुस्कान ऐसी थी कि शर्माते हुए उसने अपना हाथ झटक कर छुड़ा ही लिया और देवकर्ण उसी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, कुछ सोचा आपने हमारी बात पर? नरगिस ने लजाते हुए एक क्षण पश्चात उत्तर दिया, सोचा तो है, पर इसे अभी जैसे का तैसा ही छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि घर वालों के साथ साथ बाहर भी हमारी बात महत्वहीन हो जाए। थोड़ा सोच समझकर कदम उठाए तो बेहतर होगा। धीरे धीरे वे दोनों ढेर सारी बातों में कहीं गुम से हो गए। एक तरफ दोनों की चाहत कुलाचे भर रही थी तो दूसरी तरफ घर परिवार के क्रोध की ठोकर और धर्म का जाल उन्हें भयभीत करार रहे थे। देवकर्ण घर से बगावत करने को तैयार था, पर नरगिस ने उसे घर वालों को विश्वास में लेकर बात करने की सलाह दी, जिसे देवकर्ण स्वीकार कर लिया। लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। खासकर हर हर भजो नगमड़ी भवन में बात उसके गले तक आते आते ही रुक रही थी। उसकी इस करने से न जाने घर में कब भूचाल आता। पर इससे पहले ही नागमणि के एक मित्र ने वार्षिक उत्सव में देवकर्ण को नृत्य करते देखा। कभी नागमणि ने उसकी पुत्री के नृत्य कर्म पर भारी उपहास किया था। बदले का ये उत्तम अवसर पाकर उन्होंने उसी दम एक बड़े विचित्र अंदाज में छमछमाते घुंघरुओं को अपने पैरों में बांध और उनका शोर लिए धर्म से नागमणि भवन पधार भूचाल के साथ कोहराम भी मचा दिया। वह अपनी चोट पर खूब मलहम रगड़ कर जाते जाते पैरों से घुंघरू उतार सेठ नागमणि की ओर बेटी की तरफ से उसके बेटे के लिए उपहार कहकर उछाल चले गए। देवकर्ण की आगे खाई तो थी ही, पीछे गहरा कुआं भी खुद गया। लेकिन यह सारा कृत्य उसकी अनुपस्थिति में घटित हुआ। जब वो लौटा तो कुछ निश्चय किए था कि अब किसी तरह पिताजी से सब कुछ कह दूंगा, पर उस अनजान को कहाँ ज्ञात था कि उसका लालिमा लुप्त चेहरा एकाएक पिता के कठोर दंड का भारी जाल देख गहरा पीला पकड़कर उसे भयानक यंत्रणा ही देगा। एक खंबे पर उसकी लंबाई के बराबर में 2 घुंघरू लटके थे और खंबे की बगल में उसी की कद काठी का एक युवक मार्शल आर्ट की वेशभूषा में सीना ताने किसी गुर्राए सैनिक सा मोर्चा लिए खड़ा था। उसी से कुछ दूर और देवकर्ण के ठीक दाएं तरफ कुछ दूरी पर सेठ नागमणि हाथ में राइफल उसकी तरफ ताने गंभीर मुद्रा में गरजते आकर खड़े हो गए। नालायक, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम सेठ नागमणि की ये मणि बेचकर खा जाओगे। अच्छा हो ऐसे कुलदीपक को जलने से पहले ही बुझा दिया जाए। उनका निशाना बड़ा अचूक था। एक घुंघरू छन की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा।
देवकर्ण डरे सहमे स्वर में धीरे से बोल उठा, ये सब क्या है पिताजी? सेठ नागमणि ने पुनः आग उगली, जो तुम्हारे सामने परीक्षा बनकर खड़े दिख रहे हैं, इन दोनों में से अगर तुमने घुंघरू चुने तुम्हारी मौत निश्चित है। यदि लड़का चुना और इससे मार्शल आर्ट में हार गए तो भी तुम्हारी मौत निश्चित है, मगर चुनना तुम्हें एक को हर हाल में है। माँ के 1000 घर सिर पर उठा लेने पर भी वे फिर टस से मस नहीं हुए और माँ भी आखिर उनके महाक्रोध की ज्वाला देख सहमी सी शांत खड़ी हो गई। एकाएक वह अपने में साहस बटोर कर देवकर्ण धीरे से बोल पड़ा, जब आपके हाथों मौत आ ही रही है तो मुझे इससे कोई भय नहीं पिताजी। भय है तो केवल किसी से अपना वादा पूरा न कर पाने का। उसके ऐसे व्यवहार पर सेठ नागमणि का क्रोध मानो आसमान छू गया। तुम चाहे जिसे चुनो, मौत तुम्हारी निश्चित है। देवकर्ण ने भी अब अपनी वाणी को मजबूत कर पूछा, तो फिर ये परीक्षा क्यों? मैं देखूं तो तुम्हारी जज्बात हरकतों में कितना साहस है। उन्होंने राइफल को दोनों हाथों में थाम शान से पेट और कंधे के बीच तिरछा खड़ा किया लिया। देवकर्ण उनकी इस करने पर उन्हीं को घेर उठा। तो ये मेरा भाग्य और आपका दुर्भाग्य होगा पिताजी कि एक पिता के कंधे पर पुत्र की 100 यात्रा निकलेगी। फिर एक क्षण रुककर वह बड़े अप्रतिम साहस से पुनः बोला, मैं ये घुंघरू चुनूंगा। पिताजी, मैंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह का वचन कर लिया है। नागमणि सुनते ही बाण लगे हिरण सा छटपटा उठे। क्या? हे राम! अरे कुल घातक, कुल कलंक, अधर्मी, तेरी मृत्यु क्यों नहीं जन्म लेते हो गई थी? आहा, हो ही गई। उस महात्मा की एक एक वाणी सत्य। वे मूर्छित से हो गए और न जाने कैसे राइफल से एक गोली छूटकर बेहद डरावनी आवाज के साथ छत में धंस गई। लेकिन यह भय एक पल के लिए ऐसा जान पड़ा कि जैसे उन्होंने स्वयं को गोली मार ली हो। सभी ने उन्हें घेर लिया। अब लोक लाज तज चुके इंसान से मान मर्यादा की उम्मीद क्या करनी? फिर इंसान किसी से हारे ना हारे, संतान से तो हार ही जाता है। हालत कुछ ठीक होने पर सेठ नागमणि चरपाई पर से ही 2-4 डांट टपट के बाद देवकर्ण से उस लड़की के माता पिता से आकर मिलने को कहने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने देवकर्ण के मुंह से सुना कि उसके माँ बाप नहीं, बस एक चाचा है, वे आंखों में अंगारे भर उसे भस्म कर देने की सी भांति देखते हुए भड़के। बेहुदे, कहीं तो कुछ ध्यान रखा होता। इतने बड़े हो गए कि तुमने बताना पूछना भी जरूरी नहीं समझा। देवकर्ण अब इस द्वितीय चरण से कहां सहमने वाला था। तपाक से बोल पड़ा, पिताजी, आपने हमें अवसर ही कहां दिया। आपने तो सदैव हम पर अपनी ही बात थोपी है और मनवाई है। पिता को निरुत्तर सा पाकर जैसे ही वह बाहर जाने को मुड़ा, माँ ने एकाएक हल्के भुने स्वर से उसके कदम रोके। वह रहती कहाँ है? तुम मिले कैसे उससे? वो कथक गुरु के साथ केसर बाग में रहती है, वहीं मिला था उससे। फिर उसकी चुप्पी साध लेने पर माँ पुनः बोली, और तुम भी घुंघरू बांध गए? अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिन घरों में बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती है वो बिगड़ ही जाते हैं। अगर नहीं तो तुम पिता से न सही लेकिन मुझसे जरूर बात कर सकते थे। इस पर सेठ नागमणि अपना चेहरा घुमाकर कुछ कहने को हुए ही थे कि माँ ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। लेकिन नागमणि ने उन्हें कोस ही दिया। तुम्हारे इसी तरह रोक लेने का नतीजा सामने है। इसके विवाह की बात मान ली होती तुमने तो आज ऐसे दिन सामने खड़े न होते। देवकर्ण चुपचाप बाहर निकल गया। जब उसके बुलावे के पीछे छुपे रहस्य से अनभिज्ञ गुरु माँ नागमणि भवन पधारी तो सेठ नागमणि उनके मुख से पुत्र की नृत्य प्रशंसा सुन एकाएक उखड़कर बोले, इसी का नतीजा है कि वह कुल कलंक ने इस मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह करने का फैसला कर लिया है। यह बात सुनते ही मानो गुरु माँ के प्राण सूख गए। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका निकाह इसके चाचा के लड़के से तय है, इससे पहले कि वह मजबूती से अपनी बात रख पाती। सेठ नागमणि के भय से कुछ दूर जाकर उनसे पीठ लिए खड़ी हुई। नरगिस ने उसी मुद्रा में अपना रोष धीमे से तने स्वर में प्रकट किया।
वह जो मुझसे 12-13 साल बड़ा है, जिसके जुर्मों से उसकी बीवी ने आत्महत्या तक कर ली थी। क्या यही वचन लिया था मेरी मरहूम अम्मी ने जीते जी आपसे? गुरु माँ आश्चर्य से बोली, ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? वही जो परिस्थिति करा रही है। हमें हक है अपना सही फैसला लेने का। अगर आपके भय से चुप रही तो मेरा जीवन अब नर्क में ही चला जाएगा। उसकी खुली आंखों से एकाएक आंसू लुढ़क पड़े, जिसे उसने जरा भी पोंछने का प्रयास नहीं किया। तुमने खुद ही इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं थी? कुछ तो समाज और अपने मजहब की परवाह की होती। नरगिस ने पलके झुकाकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरु माँ, मजहब आपस में प्रेम नहीं जानते, और प्रेम मजहब मैं ये जानती हूँ कि एक औरत के लिए उसके शौहर का मजहब ही उसका मजहब होता है। रही बात आपकी, आप मेरी पालनहार हैं, और पालनहार का अधिकार जन्म देने वाली से भी बड़ा होता है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी कि मुझ अनाथ को आपने अपने गले से लगाया। फिर उसने लंबी चुप्पी साध ली और उनकी आंखें भी एकाएक जलाजल हो आई। वे सेठ नागमणि से दोनों हाथ जोड़कर कुछ विनय करने की मुद्रा में खड़ी रह गई, परंतु धूर परंपरावादी घरों की स्वीकार्यता पर भी बंदिशें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। सेठ नागमणि एक शर्त रखकर बोले, इसे नृत्य संगीत छोड़ना होगा। जिसे सुनते ही नरगिस बोली, हरगिज नहीं। अगर इससे आपको ये लग रहा हो कि मैं घर से कहीं भी बाहर न निकल पाऊं, तो ये मुमकिन नहीं। मैं ना नृत्य छोड़ूंगी और ना ही ये शादी। अपने इस अडिग फैसले से उसके चेहरे पर एक अपार तेज सा फैल गया। नागमणि गंभीर भाव लिए खड़े हो गए और गुरु माँ से हाथ जोड़कर चुपचाप अंदर की ओर प्रस्थान कर गए। पूरा कच्छ मानो एक पल वियोग मग्न सा होकर झरोखों से झांक उठा। तभी एकाएक देवकर्ण भी गंभीर आवाज ने उनके चलते कदमों को रोक दिया। पिताजी, आप रुकिए, हम ही इस घर से बाहर हो जाते हैं। परंतु उसके कच्छ के मध्य तक आते आते माँ उससे एक करुण गुहार सी कर उठी, पुत्र, ये सब भूलकर भी मत करना, ये कोई समस्या का हल नहीं। लेकिन उसने भी उसी स्वर में माँ को जवाब दिया, माँ, पिताजी को अपने कारोबार और रुतबे के आगे कुछ सोचता ही नहीं, इसलिए हम इन्हें अपनी करनी से दिखाएंगे कि इसके अलावा भी जीवन यापन और शानो शौकत से जीने के कई रास्ते हैं, जिन्हें ये तुच्छ समझते हैं। सेठ नागमणि पुनः आगे ऐसे कदम बढ़ा गए जैसे उनके कानों तक कोई आवाज ही न पहुंची हो। शायद घर आई उस महिला के लिहाज से उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा था। माँ ने उन्हें मनाते सा रोका, यूं इनकी करनी पर अपना खून मत जलाइए। माँ बाप को तो अपना फर्ज अदा करना ही होता है, ये चाहे जहाँ रहे जो करे। फिर इस घर को आपने अपने खून पसीने से सजाया संवारा है, इसका आंखों के सामने बिखर जाना क्या प्राणघात से कम दुखदायी होगा? अब हमें नहीं, इन्हें अपने भविष्य की खुद चिंता करनी चाहिए। हमें तो केवल अपना फर्ज अदा कर देना है। सेठ नागमणि पर पत्नी की इन बातों का ऐसा असर पड़ा कि मानो इसी फर्ज को ही निभाकर वे निर्वित हो जाएंगे। परंतु ये तो उन कुशल गृहिणियों की विद्या है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बसे बसाए घर को बनाए रखने की दक्षता संस्कार स्वरूप मायके से लाती हैं। नागमणि युद्ध हारे बलिष्ठ योद्धा की भांति एक लंबी सांस छोड़कर बोले, ठीक है, लेकिन ये विवाह इस घर से नहीं होगा। तुम लोग अपने से चाहे जहां से कर लाओ, मुझे केवल स्वीकार ही करना है, वो कर लूंगा। मुझ में लोगों को बुलाने पर उठती बातें और न बुलाने का दंश सहने का ताब नहीं है। कम से कम यही कहने को रहेगा, बदलते दौर के बच्चे हैं। अपनी वे बात अधूरी छोड़ निढाल सा होकर सोफे पर बैठ गए और कच्छ में एक पल भारी सन्नाटा पसर गया। फिर एक क्षण पश्चात वे भारी विगलित स्वर से बोले, जाओ, खुश रहो, तुम्हारे दिल की दुनिया आबाद रहे। देवकर्ण नरगिस को लेकर द्वार की ओर बढ़ गया और पीछे गुरु माँ भी आज्ञा सी लेकर चल पड़ी। देवकर्ण और नरगिस
दोनों ने अपने नृत्य के बल पर देश ही नहीं वरन विदेशों से भी धन शोहरत बटोरकर शहर में गुरु माँ के सहयोग और दिशा निर्देश पर भव्य कथक केंद्र खोला। दोनों ने इस केंद्र का उद्घाटन अपने माता पिता के हाथों से करवाने की घोषणा करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित किया। उद्घाटन के अवसर पर भरे प्रांगण में हर्ष से गदगद हुए, छलकते हृदय से सजल नेत्रों से वह पत्नी के साथ आगे बढ़े और गुरु माँ को कहने लगे, बिन गुरु के ज्ञान नहीं और बिना कर्म के फल नहीं। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता है। देवकन के साथ सुंदर श्रृंगार में खड़ी नरगिस की आंखें जलाजल हो आई। स्नेह के इस अलौकिक रूप से अभिभूत होकर वह उनके चरणों की ओर बढ़ गई और नागमणि ने उसे हृदय से लगा लिया। सभी की नम आंखें अपार प्रसन्नता की चमक लिए धूप में ओस की बूंदों सी दमक उठी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।